Good morning, students. Myself Minakshi, your bio teacher from Sanskar Valley Public School. Hope you all are fine. In the last class, we have discussed about the conservation, that how we can conserve our biodiversity and what is the major role of biodiversity in the nature. So today we're going to discuss that for the conservation of biodiversity, how we can do this, right? So for the conservation of biodiversity, we can take two major steps. One is in situ and the second one is ex situ, right? In means inside, ex means outside. सो बेटा इन सितु कंजर्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए उसके नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो रह रहा है उसको कंजर्व करें, ठीक है? सो इन सितु मीन्स वो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी आ सकता है इसमें, राइट? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, इजंट इट? एंड एक्स सितु के अंदर क्या आएगा? जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइड से जहाँ वो रह रहा है उससे दूसरी जगह जब हम उसको शिफ्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज एक्स सितु conservation. Clear? Okay, let's start. When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. For example, we save the entire forest to save the tiger. Remember this? अभी मैंने बताया था आपको कि इन सितु का मतलब होता है जब हम जिस जगह वो रह रहा है उस जगह को प्रोटेक्ट करें, isn't it? So here what they are saying, we save the entire forest to save the tiger. That means it is in situ conservation. However, when there are situations where an animal or a plant is endangered or threatened and needs urgent measures to save it from the extinction, that is known as ex situ, that is off-site conservation. जहाँ वो रह रहा है उससे अलग जगह पे उसको रख के उसे सेव किया जाए डिजायरेबल अप्रोच के साथ, तो उसको हम बोलते हैं ex situ conservation. Clear? In situ conservation, faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from the extinction far exceed than the conservation resources available. इतनी biodiversity है अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड में. हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि कितनी दिन ब दिन जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो कटते जा रहे हैं, इजंट इट? हमने बात किया था कि चैप्टर के एंड होने तक इतनी स्पीशीज़ लॉस्ट हो जाएंगी, इतने फॉरेस्ट लॉस्ट हो जाएंगे. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम नेचर की इस वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, कंजर्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रेट पे उसका जो एक्सटेंशन है वो हो रहा है, इजंट इट? सो ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट. सो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है कुछ ऐसे मेजर इश्यूज पे ध्यान देने का, इजंट इट? सो इन सितु कंजर्वेशन बेसिकली फॉर इसमें अगर हम जब आगे स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ हॉटस्पॉट, बायोलॉजिकली hotspot. The first example to conserve the biodiversity is biodiversity hotspot. What do you mean by hotspots? Hotspot means where the species richness is more. These are the areas, these are the area of a particular land where the species richness is more, right? And this species richness in this area have high degree of endemism. Clear? हैव हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म. कहाँ पे होता है एंडमिज्म? हॉटस्पॉट में. अब ये एंडमिज्म क्या है? एंडमिज्म इज नथिंग बट कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ किसी एरिया में रह रही है तो वो उसी एरिया तक कन्फाइंड है, वहीं रहेगी, कहीं और आपको नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं एंडमिज्म, ठीक है? सो मोस्टली एग्जाम्स में ऑलरेडी आप जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं करंटली. सो पहले जो हुआ करते थे देयर वर 25. अब इस लिस्ट में 9 और ऐड कर दिए गए तो टोटल नंबर बन जाता है 34. सो तो टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज 34.
Clear? So this question have been asked in previous examinations, so be careful. So the number of biodiversity hotspot all over the world is around 34. Clear? So these hotspots are region of accelerated habitat loss. अब ये जो रीजन है ना हैबिटेट लॉस, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसके कारण क्या क्या हैं. तो सबसे पहला पॉइंट वी हैव स्टडीड अबाउट द हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, इजंट इट? सो इन दैट ये जो हॉटस्पॉट है ये इन रीजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा हैबिटेट लॉस है. लाइक कटिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इजंट इट? जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट में मैंने बताया था कि इतने जो लैंड एरिया पहले इतनी डाइवर्सिटी थी उसके बाद वो रिड्यूस हो गई है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अमाउंट में जो कि है हैबिटेट लॉस हो रहा है फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़. आप कुछ भी कह सकते हो, एनी डैम प्रोजेक्ट है या अर्बनाइजेशन है, इजंट इट? सो 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, अब अगर हम हॉटस्पॉट की बात करें तो 3 ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी है, राइट? एंड दीज आर वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया अलोंग विद श्रीलंका पोर्शन जो है, इंडो बर्मा रीजन एंड हिमालय. ये 3 ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है एक्सेप्शनली हाई है. क्लियर? सो although all biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the earth land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction all by 30%. Yes, अब all over the अगर हम बात करें biodiversity hotspot, अगर हम उसको इकट्ठा करें तो वो हमारे लैंड का कितना परसेंट कवर करेंगे? ओनली 2% एरिया कवर करेंगे. और वो जो 2% एरिया है उसके अंदर स्पीशीज़ रिचनेस हाई है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ हाई है. तो इन 2% लैंड एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इजंट इट? और जो अभी मास एक्सटेंशन हो रहा है स्पीशीज़ का, ऐसी जगहों पे हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रही है, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन हो रहा है, बहुत सारे हमने ऐसे वो पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे, इजंट इट? सो बेसिकली कहने का मतलब है कि इन एरियाज़ में जो हॉटस्पॉट एरिया वहाँ पे मास एक्सटेंशन इतना ज़्यादा है कि हम उसको रोक सकते हैं अगर इस 2% को हम सेव करके रखें, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है. इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा था कि हॉटस्पॉट थे. सेकेंड जो एग्जाम्पल है इन सितु कंजर्वेशन के लिए, दीज आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, sanctuaries, isn't it? So biosphere reserve totally कितने हैं? 14. And what about national parks? These are 30. So and what about these sanctuaries? जो wildlife sanctuaries हैं, they are 448. Sorry, mistaken. It is 14 biosphere reserve and 90 national parks, not 30. It is 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. So India has also a history of religious and cultural traditions. वो भी India is famous for its culture, its diversity, isn't it? आप नॉर्थ की साइड जाते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर मिलता है, साउथ में जाते हो वहाँ आपको डिफरेंट कल्चर मिलता है, वेस्ट में आप जाते हो तो आपको थोड़ा अलग कल्चर मिलता है. तो डाइवर्सिटी यहाँ पे है. और रिलीजियस की हम बात करें तो वो भी विभिन्नता में एकता हम कहते हैं, हम सारे त्यौहार मनाते हैं, है ना? तो इंडिया के पास ऐसी रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस भरपूर मात्रा में. तो बेसिकली कहने का मतलब है, अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने आपको बताया, सबसे पहला था हॉटस्पॉट, second biosphere reserve conservation, then national parks, then wildlife sanctuary. Now the fifth one is sacred groves. So sacred groves क्या होते हैं? ये protected areas हैं. For example, मैं आपको कुछ पहले समझाने से पहले एक चीज़ बता दूँ. आपने देखा होगा जैसे तुलसी है या पीपल है, लोग इनकी पूजा करते हैं, है ना? These trees have religious importance to our culture, isn't it? So basically कहने का मतलब ये है, जिन वृक्षों की, जिन पौधों की हम पूजा करते हैं उनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते. So this is one of the way to conserve our biodiversity. So India has also a history of religious and cultural tradition that emphasize protection of nature. In many cultures, tract of forest were set aside and all the trees and wildlife within the venerated and given total protection, such are sacred groves. And इनके लिए एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं. खासी एंड जयंतिया हिल्स हैं जो कि मेघालय में स्थित है, अरावली हिल्स हैं जो कि राजस्थान में है, एंड नेक्स्ट जो है आपका वेस्टर्न घाट जो कि कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में है. ठीक है? सो दीज आर द एग्जाम्पल गिवन फॉर द सेक्रेड
grooves. The Western Ghat in Karnataka and Maharashtra, and Sarguja and Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. So they were the some examples of sacred groves in India. And Meghalaya, जहाँ पर बेसिकली जो थ्रेटेंड प्लांट्स हैं या जो रेयर प्लांट्स हैं उनके काफ़ी लंबे समय से काफ़ी जो है उनको बचा के रखा गया है. ऐसे सीक्रेट ग्रूव्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे. क्लियर. सो इन सितु कंजर्वेशन मैंने बताया था किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी पर्टिकुलर होम उसके हैबिटेट के साथ प्रोटेक्ट करना इज इन सितु कंजर्वेशन. वी हैव सीन हॉटस्पॉट. क्लियर. 25 पहले थे, 9 हमने बाद में उसमें ऐड किए हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इज दैट 34. 3 हमारे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है वेस्टर्न घाट अलॉन्ग विद श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय विच कवर 2%. जो हमारा टोटल लैंड है उसका 2% ये बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है कवर करते हैं. इजंट इट. तो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है. सो बायोस्फीयर रिजर्व सेकेंड, थर्ड इज नेशनल पार्क, फोर्थ इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द फिफ्थ वन इज सेक्रेड ग्रूव. नेक्स्ट इज द एक्स सितु कंजर्वेशन. सो एक्स सितु कंजर्वेशन में अगर इस अप्रोच में हम देखेंगे तो थ्रेटेंड हैं प्लांट एनिमल्स जो कि जिनकी काउंट बिल्कुल ही लो चली जा रही है, तो उनको हम नेचुरल हैबिटेट से निकाल के स्पेशल उनके लिए प्लेस बनाई गई हैं जिन एरियाज़ में उनको प्रोटेक्शन और केयर दी जाती है. एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स लाइक जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स, जहाँ जूलॉजिकल पार्क्स में हम जानवरों को रखते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. बोटैनिकल गार्डन्स में हम प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. राइट. वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बनाए गए इन पर्पज़ के लिए. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के इन एरियाज़ में प्रोटेक्ट और केयर की जाती है. ठीक है. टू कंजर्व देम. सो देर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क्स. ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको जो एक्सटेंट हो गए हैं फॉरेस्ट में और फिर भी उनको मेंटेन किया जा रहा है जूलॉजिकल पार्क्स में. So, in the recent years, ex situ conservation has advanced beyond keeping the threatened species in enclosure. तो अभी बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम सीड बैंक्स वगैरह जैसे जो प्रोटेक्शन के लिए हमने बैंक्स चलाए हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं. बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से है आप कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से कह लो. इजंट इट. सो इन द रिसेंट टाइम ex situ conservation have become advanced to conserve our biodiversity. Now, the gametes of these threatened species can be preserved in viable and fertile condition for the long period using cryopreservation. So, cryopreservation technique क्या है? लो टेम्परेचर पे इन गैमेट्स को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स को काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी सालों तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन. दिस इज नोन एज क्रियो प्रिजर्वेशन. किसी भी ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स, आप कह सकते हो सीड्स को हम काफ़ी लंबे समय तक -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करेंगे तो उनका कुछ भी नहीं होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा. आप उसको काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हो. ठीक है. सो एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड द प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स. टिश्यू कल्चर मेथड्स यू हैव स्टडीड अबाउट स्टडी इन द 10th क्लास ऑलरेडी, इन 11th क्लास ऑल्सो, कि आप टिश्यू सेल जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं उनसे आप एक न्यू प्लांट अराइज कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर मेथड, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन. क्लियर. एग कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, जहाँ पे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम स्टडीड कर चुके हैं ऑलरेडी इन द फर्स्ट यूनिट. राइट. सो बेसिकली आजकल सीड बैंक्स चले हुए हैं जहाँ पर हम ये आप कह सकते हो टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं. राइट. सो एग्जाम्पल हियर सीड बैंक्स. So, biodiversity knows no political boundaries and its conservation therefore a collective responsibility of all nations. ऐसा नहीं है बायोडाइवर्सिटी एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज जब कहते हो ना कि ये इस कंट्री के लिए वो अपनी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी सेव करेंगे, वो अपनी कंट्री की सेव करेंगे. नो, इट्स द एफर्ट ऑफ ऑल एज अ ह्यूमन बीइंग. ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी नेशंस की. सो इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी बायोडाइवर्सिटी को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे प्रिजर्व करना है, उसे कंजर्व करना है. सो हिस्टोरिकल कन्वेंशंस होते हैं, समिट रखे जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं. सो सबसे पहले 1992 में, क्लियर, इन 1992 में एक सबसे पहला जो अर्थ समिट आया था, एंड ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में. कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था अर्थ समिट 1992 में. इसमें सभी मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भाग लिया था. और बेसिकली यहाँ पे जो चर्चा का विषय था, इट वाज ऑन दी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन.
sustainable and कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल उनका मेन मोटिव था वो ये था कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो नीड्स हैं वो उसको फुलफिल कर पाएगी एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर पाएगी. सो दैट वाज द मोटिव ऑफ दिस अर्थ समिट. क्लियर. सो आफ्टर 10 years in 2002 the world summit happened. ठीक है, इन जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका. एंड यहाँ पे 190 countries have been taken part and they have taken a pledge basically about the conservation on the conservation of biodiversity. So basically बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ उस समय ग्लोबली. रीजनली हम बात करते हैं लोकल लेवल पे, तो उसमें थोड़ी जो लॉस था हमारा बायोडाइवर्सिटी में वो कम हुआ है, इजंट इट. और अभी इसमें आगे की जो अपडेट्स हैं वो मेंशन नहीं किए गए हैं. तो बेसिकली दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि हाउ वी कैन कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी. Clear. So we have discussed in situ, ex situ conservation and how the Earth Summit and World Summit contributed for the saving of the nature. Right. So in the next class, I'll explain you about the next chapter that we're going to start. That is basically the natural resources and how these natural resources can be exploited by the human beings and contribute to the pollution. Right. So that's all for today. Thank you so much. Stay home. Stay safe.